प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 से जिस पाठ के सारांश को पढ़ेंगे, उसका शीर्षक है जूझ। मराठी भाषा के सुप्रसिद्ध रचनाकार डॉक्टर आनंद यादव के अत्यंत प्रसिद्ध एवं चर्चित उपन्यास से यह अंश लिया गया है। ये उपन्यास आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। आत्मकथात्मक से अभिप्राय है आप बीती, तो लेखक की यह अपनी कथा है। इसमें उन्होंने अपनी किशोरावस्था में जिस ग्रामीण जीवन को देखा और जिया है, उसी के यथार्थ को इसमें प्रस्तुत किया है। इसका हिंदी में अनुवाद केशव प्रथमवीर ने किया है और इसे सन 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। इस आत्मकथात्मक उपन्यास में विकट जीवन का मर्मस्पर्शी चित्रण तो है ही, इसमें अस्त व्यस्त लेकिन अलमस्त निम्न मध्यवर्गीय ग्रामीण समाज और लड़ते जूझते किसान मजदूरों के संघर्ष की भी अनूठी झांकी है। बच्चों, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि यह लेखक की अपनी कथा है और इस अंश में उनके हर स्थिति में पढ़ने की इच्छा लिए धीरे धीरे साहित्य, संगीत और अन्य विषयों की ओर बढ़ते उनके कदमों की आकुल आहट को इसमें सुना जा सकता है। तो आइए पाठ का सारांश जानते हैं। अपने बचपन की स्मृति को याद करते हुए लेखक कहता है कि उसका मन पाठशाला जाने के लिए सदैव बेचैन रहता था, परंतु उसके पिताजी उसे पाठशाला नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने उसे पाठशाला जाने से रोक दिया था और खेती के कामों में लगा दिया था। उसका मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता था, परंतु वह पिता से कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखता था। उसे लगता था कि यदि वह अपने पिता से पढ़ाई के विषय में कोई बात कहेगा तो उसके पिता उसकी पिटाई कर देंगे। उसको विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं रहा और ये खेती उन्हें गड्ढे में ढकेल रही है। दूसरा, उसे लगता था कि वह पढ़ जाएगा, लिख जाएगा तो नौकरी लग जाएगी और हाथ में 4 पैसे आ जाएंगे। इसी तरह के विचार उसके मन में चलते रहते थे। दिवाली के बाद ईख पेरने के लिए कोल्हू चलाया जाता था। ईख पेरने से अभिप्राय है कोल्हू आदि में दबाकर गन्ने का रस निकालना, जिससे बाद में गुड़ तैयार किया जाता है। तो लेखक के पिता यही कार्य करते थे, क्योंकि उन्हें सबसे पहले गुड़ बेचना होता था ताकि उसकी अधिक कीमत मिल सके। हालांकि पहले ईख काटने से उसमें रस कम निकलता है और गुड़ भी उतना अच्छा नहीं बनता। इस वर्ष भी लेखक के पिता ने जल्दी काम शुरू कर दिया, अतः ईख पेरने का काम सबसे पहले संपन्न हो गया। एक दिन लेखक की माँ धूप में कंडे थापने का काम कर रही थी। कंडे थापने से अभिप्राय है गाय या भैंस के गोबर से बनाए जाने वाले उपले, जिन्हें अंगीठी में जलाया जाता है। तो वे कंडे थाप रही थी और लेखक उन्हें बाल्टी में पानी भर भर कर दे रहा था। लेखक की माँ उसे प्यार से आनंदा कहकर पुकारती थी। उस समय लेखक को लगता है कि अपनी पढ़ाई के विषय में बात करने का यह उचित मौका है, तो वह अपनी माँ से अपने मन की बात बता देता है। यह सुनकर उसकी माँ अपनी लाचारी प्रकट करती हैं, क्योंकि वह भी लेखक के पिता से डरती थी। तो वे कहती हैं कि तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की बात करके किस तरह तुम्हारे दादा बरैले सुअर की तरह गुर्राते हैं। लेखक अपनी माँ से कहता है कि खेत के लगभग वे सभी काम खत्म हो गए हैं जो वह कर सकता था। इसीलिए वह अपनी माँ को एक सुझाव देता है। वह कहता है कि तुम मेरी पढ़ाई की बात दत्ताजी राव देसाई से करो। दत्ताजी राव देसाई कौन है?
वे गांव के मुखिया हैं, जो जिनका कि गांव में बहुत मान सम्मान है और वे बहुत प्रभावशील व्यक्ति हैं। लेखक को लगता था कि उसके पिताजी दत्ताजी राव के सामने नतमस्तक हो जाते हैं और उनकी किसी बात को वे टालते नहीं हैं। इसीलिए लेखक समझता है कि दत्ताजी राव ही वे व्यक्ति हैं जिनके द्वारा उसकी पाठशाला जाने का रास्ता खुल सकता है। पुत्र का ये सुझाव माता को उचित लगता है, अतः वह दत्ताजी राव से बात करने के लिए तैयार हो जाती हैं, क्योंकि वह अपनी बेटे की तड़प को समझती भी थी। अतः रात को माँ बेटा दोनों दत्ताजी राव के घर अपनी फरियाद लेकर जाते हैं। माँ दत्ताजी से सब कुछ बता देती है कि उसका पिता सारा दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है और खेतों में काम आनंदा को अकेले ही करना पड़ता है। ये बात सुनकर देसाई जी चिढ़ जाते हैं और नाराज भी होते हैं। चलते चलते लेखक उन्हें यह भी कह देता है कि यदि वह अब भी कक्षा में पढ़ने लगे तो 2 महीने में 5वीं पास कर लेगा और इस तरह उसका साल बच जाएगा, क्योंकि 1 साल उसका पहले ही बर्बाद हो चुका है। दत्ताजी राव लेखक से कहते हैं कि वह घर जाए और जैसे ही उसके दादा घर आए उन्हें मेरे पास भेज देना और घड़ी भर बाद तुम भी किसी बहाने से आ जाना। माँ और बेटा दोनों दत्ताजी से आग्रह करते हैं कि उनके यहाँ आने की बात वे दादा से बिल्कुल ना कहें, क्योंकि वे फिर नाराज होंगे। दत्ताजी उन्हें निर्भय होकर घर जाने का आश्वासन देते हैं। रात में जब दादा काम से वापस घर लौटते हैं तो माँ उनके दत्ताजी राव के बुलावे का संदेश देती हैं। यह सुनकर दादा सम्मान की बात समझकर तुरंत चले जाते हैं। सम्मान की बात किस लिए है? क्योंकि जैसे आपको बताया कि वे दत्ताजी राव बहुत प्रभावशील व्यक्ति हैं, तो उनका बुलावा कोई छोटी मोटी बात तो नहीं थी। इसीलिए दादा तुरंत उसी समय सम्मानित अपने आप को समझते हुए चले जाते हैं। आधे घंटे बाद लेखक उन्हें खाने के बहाने बुलाने चला जाता है। दत्ताजी लेखक को भी वहीं बिठा लेते हैं। बातचीत में दत्ताजी उससे पूछते हैं कि कौन सी कक्षा में पढ़ता है रे तू? लेखक कहता है जी 5वीं में पढ़ता था, किंतु अब नहीं जाता हूँ। और वार्तालाप से ही ये भी बता देता है कि उसके दादा उसे पाठशाला नहीं जाने देते। दत्ताजी ये बात सुनकर दादा पर खूब बरसते हैं, उन्हें खूब फटकार लगाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा ध्यान खेती में नहीं है, बीवी बच्चों को खेत में जोतकर खुद सांड की तरह घूमते हो तथा अपनी मस्ती के लिए लड़के के जीवन की बलि चढ़ा रहे हो। वे लेखक से कहते हैं कि तुम सुबह पाठशाला जाने की तैयारी करो और मन लगाकर पढ़ो। यदि ये मना करे तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। जब लेखक के पिता ये सुनते हैं तो वह उल्टा लेखक पर ही गलत आदतों का आरोप लगा देते हैं और दत्ताजी से कहते हैं कि मैं कहाँ इसे पाठशाला जाने से रोकता था। मैंने तो केवल इसीलिए रोका क्योंकि इसे गलत आदतें पड़ गई थी। ये पाठशाला के बहाने कंडे बेचता था, चारा बेचता था, कभी सिनेमा देखने चला जाता था तो कभी खेलने। खेती व घर के कामों पर इसका जरा ध्यान नहीं था। ये बात सुनकर दत्ताजी लेखक पर नाराज होते हैं, परंतु लेखक अपने उत्तर से उन्हें संतुष्ट कर देता है। वह कहता है कि वह एक आध बार ही सिनेमा देखने गया है। दत्ताजी दादा को समझाते हैं और दादा भी क्योंकि उनकी बात को टालते नहीं थे, अतः वह लेखक के पाठशाला जाने की हामी दे देते हैं। परंतु घर आकर दादा लेखक के सामने कुछ शर्तें रखते हैं और उससे वचन लेते हैं। शर्तें क्या हैं कि दिन निकलते ही खेत पर जाना और वहीं से पाठशाला पहुंचना। पाठशाला से छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना और खेती में ज्यादा काम होने पर पाठशाला से गैर हाजिर भी रहना पड़ सकता है।
लेखक अपने दादा की सभी बातें मंजूर कर लेता है। उसका मन आनंद से उमड़ रहा था। आनंद क्या था? आनंद था पाठशाला जाने का, फिर से पढ़ाई करने का। परंतु दादा का मन अभी भी आनंदा को पाठशाला भेजने के लिए तैयार नहीं था। वे फिर कहते हैं, हाँ, अगर किसी दिन खेत में नहीं आया तो गांव में जहां मिलेगा वहीं से कुचलता ले आऊंगा। तेरे ऊपर पड़ने का भूत सवार हुआ है। मुझे मालूम है बलिस्टर नहीं होने वाला है तू। आनंदा गर्दन नीची करके खाना खाने लगता है। अगले दिन आनंदा की पाठशाला में जाना फिर शुरू हो जाता है। वह गर्मी, सर्दी, हवा, पानी, भूख, प्यास आदि की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था। खेतों के काम की चक्की में पिसते रहने से अब उसे छुटकारा मिल गया था। खेतों के काम की चक्की की अपेक्षा पाठशाला में मास्टर की छड़ी की मार उसे अब अधिक अच्छी लगती थी। वह इस मार को भी मजे में सहन कर रहा था। गर्मी की कड़क दोपहरी का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। लेखक 5वीं कक्षा में जाकर बैठने लगा। कक्षा के 2 लड़कों को छोड़कर सभी नए बच्चे थे। उसकी पहचान के सभी लड़के अगली कक्षा में चले गए थे। अपने उम्र से कम उम्र के बच्चों के साथ कक्षा में बैठना आनंदा को बुरा लगता था। पुरानी पुस्तकों को वह लट्ठे के बने बस्ते में ले गया था, लेकिन वे अब पुरानी हो चुकी थी। वह बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के सिरे पर कोने में जा बैठा। आनंदा की कक्षा में एक शरारती लड़का जवान भी था। वह सदा आनंदा की खिल्ली उड़ाया करता था, उसे तंग किया करता था। एक बार उसके मैले गमछे को कक्षा में इधर-उधर फेंक रहा था कि इतने में ही मास्टर जी आ गए और गमछा टेबल पर ही रह गया। आनंदा की धड़कन तेज हो गई और उसका दिल धक-धक करने लगा। पूछताछ से मास्टर जी को जब यह पता चला कि यह शरारत जवान ने की है, तो वे उसे खूब लताड़ते हैं। लेखक के बारे में पूछने के बाद वे उन्हें वामन पंडित की एक कविता पढ़ाते हैं। छुट्टी के बाद भी कई शरारती लड़के लेखक को तंग किया करते थे। उसकी धोती वे कई बार खींचते थे। आनंदा का मन उदास हो गया था, क्योंकि कक्षा में कोई भी अपना नहीं था। परंतु फिर भी उसने पाठशाला जाना बंद नहीं किया। पाठशाला में मंत्री नामक मास्टर जी गणित पढ़ाया करते थे। वे प्राय छड़ी का प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ में घूंसा लगाते थे। शरारती बच्चे उनके सामने उद्यम नहीं मचा सकते थे। इस कक्षा में बसंत पाटिल नाम का कमजोर शरीर वाला वह होशियार लड़का था। वह शांत स्वभाव का था तथा हमेशा पढ़ने में लगा रहता था। मास्टर जी ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया था। लेखक भी उसकी तरह पढ़ने में लगा रहा। वह अपनी कापी किताबों को अब व्यवस्थित रखने लगा था। शीघ्र ही वह भी गणित में होशियार हो गया। दोनों में दोस्ती हो गई। मास्टर जी अब लेखक को आनंदा कहने लगे थे। अब उसका मन पाठशाला में लगने लगा था। आनंदा की मास्टरों के साथ आत्मीयता बढ़ गई थी और पाठशाला में उसका विश्वास भी बढ़ गया था। पाठशाला में सौंदलगेकर मराठी के मास्टर थे। जब वे मराठी में कोई कविता पढ़ाते थे तो स्वयं भी उसमें खूब रम जाते थे। सुरीले कंठ, छंद व रसिकता के कारण वे कविता बहुत अच्छी पढ़ाते थे। उन्हें मराठी व अंग्रेजी की अनेक कविताएं याद थी। वे कविता के साथ ऐसे जुड़े थे कि अभिनय करके भावबोध कराते थे। वे स्वयं भी कविता करते थे। लेखक उनसे बहुत प्रभावित था। खेत पर पानी लगाते समय या ढोर चराते समय वे मास्टर के अनुसार ही कविताएं गाता था। वे उन्हीं की तरह अभिनय भी करता। उसी समय उसे अनुभव हुआ कि अन्य कविताएं भी इसी तरह से पढ़ी जा सकती हैं। लेखक को महसूस हुआ कि पहले जिस काम को करते हुए उसे अकेलापन खटकता था,
उसे वह एकांत अच्छा नहीं लगता था, अब वह समाप्त हो गया था। उसे अब ये अकेलापन और एकांत अच्छा लगने लगा था। एकांत के कारण वह ऊंचे स्वर में कविता गा सकता था, नृत्य कर सकता था। उसने कविता गाने की अपनी पद्धति विकसित कर ली थी। वह अभिनय के साथ गाने लगा तथा उसके चेहरे पर कविता के भाव आने लगे। मास्टर को लेखक का गायन अच्छा लगा और उसने छठी सातवीं कक्षा के बालकों के सामने उसे गवाया। पाठशाला के एक समारोह में भी उससे गवाया। मास्टर स्वयं कविता रचते थे। उनके पास मराठी कवियों के काव्य संग्रह थे। इस कारण अब वे कवि उसे आदमी लगने लगे थे। इस कारण लेखक को यह विश्वास हुआ कि कवि भी उसकी तरह ही हाड़ मांस का व क्रोध लोभ का मनुष्य ही होता है। लेखक को लगा कि वह स्वयं भी कविता कर सकता है। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर एक कविता लिखी। लेखक ने मालती लता व कविता दोनों ही देखी थी। इससे उसे लगा कि वह भी अपने आसपास, अपने गांव, खेतों आदि पर कविता बना सकता है। भैंस चराते चराते वह फसलों व जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। वह उन्हें जोर से गुनगुनाता और मास्टर जी को दिखाता। कविता लिखने के लिए वह कागज व पेंसिल रखने लगा। उनके न होने पर वह लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता। अनेक ढर्रे गुण सिखाए थे। इस प्रकार लेखक को मास्टर जी की आत्मीयता मिली और उसकी मराठी भाषा में सुधार आने लगा। शब्दों का महत्व अब उसकी समझ में आने लगा था। शब्दों का जैसे नशा उसके ऊपर चढ़ने लगा था और ऐसा लगने लगा था मानो उसके मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है। तो बच्चों, आज हमने जूझ के विषय में जाना। इस अंश से को पढ़कर हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें इससे यही शिक्षा मिलती है कि यदि हम जूझ अर्थात संघर्ष करते हैं, परिश्रम करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, तो असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं, उसे संभव बना सकते हैं। यदि हम आनंदा का ही उदाहरण लें, तो किस प्रकार आनंदा को पहले लगता था कि कविताएं लिखने वाले आम इंसान नहीं होते, वे कोई भगवान होते हैं। परंतु जब वह स्वयं कविताएं लिखने लगा, उन्हें पढ़ने लगा, सुनाने लगा, तब उसे लगा कि वे भी मेरी तरह ही आम इंसान होते हैं, हाड़ मांस के बने इंसान होते हैं। तो बच्चों, यदि आप भी किसी काम को मन लगाकर करेंगे, मेहनत करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे, तो असंभव कार्य को भी संभव बना सकेंगे। इसी के साथ हम अपने पाठ को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।